नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने छोड़ा था वहीं से। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक जाना है। ठीक है, तो हमने पहले जाना कि भगवान वासुदेव जो है, जिन्हें हम नारायण भी कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं, वासुदेव जिनका धाम का जो ज्योति है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वासुदेव से उनका भगवान वासुदेव के काल के संकेत से, बराबर समझिए, उनके काल के संकेत से यहाँ पे विस्तार होता है। एक विस्तार होता है चेतन स्वरूप, जो लिंग ज्योति के नाम से जाना जाता है, जिसे हम महेश्वर और महाविष्णु कहते हैं, पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष अवतार। ठीक है, दूसरा होता है माया योनि, जिसे हम दुर्गा, अम्बा, रमा और प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के मिलन से महतत्व उत्पन्न होती है। महतत्व यानी कि समस्त पदार्थों का समावेश। महतत्व से 3 अहंकार उत्पन्न होते हैं, रजस, तमस और सत्व। तो तमोगुण से 5 एलिमेंट्स, 5 टॉपिक, उनके विषय उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण से देवता और मन उत्पन्न होते हैं। ये सारा जब एलिमेंट्स उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब कुछ मिलके ये महतत्व से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और हर ब्रह्मांड अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, फिर वही भगवान महाविष्णु सारे ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, उसको जीवंत बनाने के लिए। क्योंकि सारे पदार्थ तो बन गए, बट उसको चेतनत्व करने के लिए सब ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। और हमने ब्रह्मांड के अंदर देखा कैसे वो क्षीर सागर में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में, यानी कि द्वितीय पुरुष के रूप में लेटे हुए रहते हैं शेष शैया पर। और उनके नाभि से कमल प्रकट होती है, कमल से ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि करते हैं। ठीक है, फिर हमने हमारे ब्रह्मांड के भीतर जो है सारे प्लैनेट, 14 प्लैनेटरी सिस्टम को जाना। उसके बाद भूमंडल के आकार को हमने समझा। यहां तक हमने कल तक, यानी कि लास्ट पार्ट तक हमने जाना। ठीक है, अब हम भूमंडल के ऊपर और क्या क्या है उसको थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, एक आप सभी के मन में एक प्रश्न आता होगा कि ये तो सृष्टि हो गई, फॉर्मेशन हो गया, फिर जीव कैसे आए? जो हम हैं, मानव है या अलग अलग प्राणियां हैं, ये जीव कैसे आए? दोस्तों, ये जब प्रलय होती है, भगवान महाविष्णु के श्वासों में जब जाते हैं, सारे जीव भी उसी तरह से अपने सूक्ष्म आत्म स्वरूप में उनके श्वासों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और जब प्रकट होते हैं समस्त उसी तरह आत्म स्वरूप में तीनों गुणों के अंदर प्रवेश करके अपने कर्म के हिसाब से पुनः यहाँ ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। और इसी ब्रह्मांड में सारे अपने अपने स्थान पर प्रकट हो जाते हैं, एक साथ होते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक है, जैसे कर्म किए थे वैसे वैसे धाम में, वैसे वैसे जगह पे, वैसे गुणों, वैसे घर में, वैसे संगति के साथ उनका बर्थ हो जाता है। ठीक है, पर यहाँ पे कैसे हुआ? ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो सारे जगत सृष्टि हो गई, उसमें सारे जो प्लैनेटरी सिस्टम बन गए और सारे बाकी जीव भी आ गए। पर उन्होंने देखा कि कहीं कुछ कमी है, कि वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि वृद्धि नहीं हो रही है तो उन्होंने सोचा कि क्या हुआ, सब तो आ गए, सारे तमोगुणी लोग, रजोगुणी लोग सब आ गए, पर वृद्धि क्यों नहीं होता है? तो फिर उन्होंने तपस्या करके मनुष्य जाति को प्रकट किए। उन्होंने बहुत सारे पहले तो सनक आदि ऋषियों को प्रकट किए। उन्होंने वो सन्यास हो गए। वो 4 जो बालक थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इनको पहले प्रकट किए। तो उन्होंने लेकिन सृष्टि नहीं की,
उन्होंने संन्यास हो गए, फिर उन्होंने परेशान हो गए, तो इतने में उनके माथे से भगवान रुद्र की प्रकट हुई। माथे से एक छोटा बालक प्रकट हुआ जो कि रोदन कर रहा था, तो ब्रह्मा जी उनका नाम रुद्र दिए। वही महाविष्णु जो महेश्वर है वही प्रवेश किए ब्रह्मा जी के माथे से, वो प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने प्रकट हुए शिव जी, इसलिए कहते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी सबके पिता है, बट वो अपने स्वयं ही प्रकट हुए हैं। भगवान शिव अपने इच्छा से उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के उनसे कुछ लेना देना नहीं है, पर व्यवहार में ब्रह्मा से आए हैं, ब्रह्मा जी इसलिए बड़े माने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी कोई सृष्टि नहीं की, वो अपने वितल लोक में रह गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने अलग अलग कश्यप ऋषि, कर्दम ऋषि, अंगिरा ऋषि, मरीचि ऋषि, इन लोगों को प्रकट किए। ये लोग भी संन्यास हो गए, किसी ने सृष्टि को नहीं चलाया। फिर उन्होंने सोचा कि मैथुनी सृष्टि की जाए, तभी सृष्टि आगे बढ़ेगी। तब उन्होंने मनु और शत्रुपा इन दोनों को प्रकट किए, अपनी दोनों साइड से, दोनों शरीर से उनको प्रकट किए, दोनों बॉडी के दोनों साइड से उनको प्रकट किए। तो मनु और शत्रुपा को उन्होंने बोले कि आप पृथ्वी पे, भूलोक पे जाओ और वहां पे जाके मैथुनी सृष्टि करो ताकि आगे बढ़े। तो वहीं से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो फिर वहां पे स्टोरी आता है कि उनको पृथ्वी नहीं मिला, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने रसातल में ले गया था। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बोले हम कहाँ रहे, तो इतने में ब्रह्मा जी को छींक आई, तो बरहा भगवान का अवतार हुआ वहां पे, तो वहीं से बरहा कल्प शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां तक हमने रिवाइज कर लिया। अब हम इसको पोंछ लेते हैं, अभी भूमंडल के ऊपर हम जाएंगे और क्या क्या है। हमने कल तक ये रिवाइज कर लिया था कि प्रियव्रत ने अपने सूर्य को चलाया था और 7 आइलैंड भी प्रकट बन गए थे, वहां तक हमने देखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं पोंछ लेता हूं। इसे भी पोंछ लेता हूं। जी, तो अच्छा, तो मैं यहां पे अपने भूमंडल का ड्राइंग बना देता हूं बड़ा साइज में। तो पहले तो यहां पे अपना इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। ठीक है, ये सेंटर में आया सुमेरु पर्वत। ठीक है, सुमेरु पर्वत जो हमने देखा था, नीचे उसका 16,000 योजन है और वो 84,000 लंबा है, ऊपर 32,000 योजन है। अच्छा, एक ध्यान रहे, एक योजन जो है, एक योजन जो है 8 माइल्स है, 8 माइल्स, और एक माइल्स जो है करीब करीब 12.8 किलोमीटर है। ये स्केल आप ध्यान रखें तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड और अपना भूमंडल अपना कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये क्योंकि भागवत में ये सारे योजन में दिया गया है, सारी चीज भागवत से मैं बोल रहा हूं, मैं कहीं मन से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अपने भागवत महापुराण में सारी चीजें हैं और बहुत ही डिटेल में है। ठीक है, ये हो गया सुमेरु पर्वत, और ये जो उसके चारों साइड ये जम्बू द्वीप है, ये पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। ठीक है, ये जम्बू द्वीप हो गया, ये यहाँ इसका जो जम्बू द्वीप का जो साइज है ये 1 लाख योजन का है। ठीक है, उसके बाद ये जितना है उसका डबल आता है बाहर उसका लेयर, ये ओशन है। ये ओशन क्या है? सल्ट वाटर का है, सल्ट वाटर का ओशन है इसके बाहर। इसके बाद दूसरा द्वीप बना, इसका डबल, यानी कि अगर ये 1 लाख है, ये भी 1 लाख है और ये 2 लाख का आएगा। मैं स्केल में नहीं बना रहा हूं ताकि नहीं, ये जगह नहीं होगा, मैं थोड़ा
छोटा और बनाता हूँ, ठीक है। ये जम्बूद्वीप हो गया, सेंटर में सुमेरु पर्वत आ गया, इसके बाहर उसका ओशन आ गया, उसके बाद दूसरा द्वीप आ गया, उसके बाद उसका ओशन आ गया, ये हो गया 1 2, उसके बाद तीसरा, फिर उसका ओशन, ये चौथा, ये उसका ओशन, ये पांचवा, ये उसका ओशन, ये छठा, और ये सातवां। 7 आइलैंड इस तरह से बन गया। नहीं, ये छठा हो गया ना, हाँ ये छठा हो गया। 1 2 3 4 5 6, और ये आया उसका ओशन, और ये सातवां, ठीक है, ये 7 आ गया, ठीक है। ये हो गए, इस तरह से ब्रह्मांड जो हमारा जो भूलोक है इस तरह से बन गया। जब उनका रथ का पहिया गया तो इस तरह से ये बन गया। तो ये जो पहला जो है जम्बूद्वीप है, उसका ओशन है सल्ट वाटर का। फिर दूसरा है प्लक्षद्वीप है, उसका वाटर जो है शुगर केन जूस का है। यहाँ पे जो है शुगर केन जूस का है। ये जो जम्बूद्वीप के पास जो है ये सल्ट वाटर का है, और ये जो प्लक्षद्वीप का जो है वो शुगर केन जूस का है। उसके बाद आया शाल्मली द्वीप, ठीक है, शाल्मली द्वीप आया। उसका जो ओशन है वो लीकर का, यानी कि शराब का है। उसका जो ओशन है, समुद्र है, वो शराब का है। उसके बाद चौथा आ गया कुशद्वीप, चौथा आ गया कुशद्वीप, कुशद्वीप आ गया। इसका जो ओशन है ये है घी का, इसका जो ओशन है ये घी का ओशन है, ठीक है। देखिए ये सारे जो है भागवत में पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, और आप ऐसा सोचिए कि अरे ये कहाँ से घी कहाँ से आएगा, दही कहाँ से आएगा। अरे अभी भी आप अलग अलग प्लानेट में देखेंगे, कहीं पे एसिड रेन हो रहा है, ओके, कहीं पे डायमंड रेन हो रहा है। इस तरह से जो हमारे 9 प्लैनेट है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलते हैं, बारिश हो रहा है, अलग अलग फॉर्मेशन। जैसे जहाँ पे जो हमारे पंच महाभूत है, जैसे पृथ्वी में सारे एलिमेंट्स एक साथ है, और कोई प्लैनेट है फायर प्रधान है, जहाँ पे फायर एलिमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो सारा चीज़ें होगा, एटमॉस्फेयर होगा, सब कुछ होगा, वो उसके हिसाब से होगा। जो जीव होंगे वो भी उसके हिसाब से होंगे। कहीं कहीं पे एआर प्रधान है तो वहाँ पे सारे काफ़ी तूफान होते होंगे, वहाँ पे जीव भी उस तरह के होंगे, ठीक है। तो इस तरह जैसे हमारे पृथ्वी में भी कहीं बर्फ है तो वहाँ पे अलग जीव रहते हैं, ठीक है, बर्फ के हिसाब से वहाँ पे अलग जीव है। कहीं पे गर्मी है तो रेगिस्तान में वहाँ पे अलग जीव है, ठीक। इसी तरह से जैसे जहाँ पे है जो 5 एलिमेंट जैसा जहाँ पे ज़्यादा है उस हिसाब से वहाँ पे जीव जगत बनता है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ जो है, फिफ्थ आया क्रौंचद्वीप, क्रौंचद्वीप आया फिफ्थ। इसका जो ओशन है, क्रौंचद्वीप का जो ओशन है ये मिल्क है, ठीक है, ये हो गया मिल्क का। उसके बाद आया शाक द्वीप, ये हो गया छठा, हो गया शाक द्वीप। और इसका जो ओशन है दही का ओशन है, ठीक है, दही का ओशन है ये। इसके बाद आया पुष्कर द्वीप, इसका जो वाटर है ये है स्वीट वाटर है। पुष्कर द्वीप के बाहर जो है स्वीट वाटर है, ठीक है। अब हम इसको हम हाफ कर लेते हैं और एक हाफ में इसका सब डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे सनातन वैदिक कॉस्मोलॉजी है, ये आपको काफ़ी काम में आएगी। आपको आगे कहीं पे पढ़ाना रहेगा, जानना रहेगा, किसी को बताना रहेगा कि हमारा साइंस, वैदिक साइंस कैसा है, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो पहला जो है ये पहला जम्बू द्वीप है, ये पहला जो है जम्बू द्वीप। ठीक है, इसका जो ओशन है, ओके, इसका ओशन जो है ये है सल्ट। ठीक है, अभी दूसरा जो है ये आया प्लाक्षद्वीप। इसका ओशन जो है, इसका ओशन है सुगर केन का है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे जम्बूद्वीप के पास रहते हैं तो हमारे चारों तरफ जो भी ओशन मिलता है वो सल्ट वाटर ही है। ठीक है, तो हम उससे फायदा लेते हैं। जिनके पास शुगर केन है तो वो उनसे फायदा लेते हैं। अभी तीसरा जो द्वीप आया ये है शाल्मली द्वीप। शाल्मली द्वीप, इसका जो ओशन है ये है लीकर का। ओके, लीकर, यहां पे शराब का पूरा समुद्र शराब का है। तो चौथा जो है कुश द्वीप है। इसका जो ओशन है ये है घी का है। ठीक है, कुश द्वीप जो है घी का है। ठीक है, अब पांचवा जो है, पांचवा यहां पे बनाता हूं। पांचवा जो है क्रौंच द्वीप है। ठीक है, इसका जो ओशन है, इसका मिल्क का ओशन है। सोचिए, पूरा मिल्क अगर ओशन में है तो क्या होता होगा, सब लोग उधर ही से पीते होंगे। ओके, छठा जो है शाक द्वीप है। इसका जो ओशन है क्या है, दही का है। ठीक है, सेवेंथ जो है पुष्कर द्वीप है। इसका जो ओशन है स्वीट वाटर का है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप में क्या हो गया, सॉल्ट वाटर आ गया। तो जम्बू द्वीप में सॉल्ट वाटर है, उसके बाद जम्बू द्वीप जो है सॉल्ट वाटर से घिरा हुआ है। फिर प्लाक्षद्वीप जो है सुगर केन के ओशन से घिरा हुआ है। शाल्मली द्वीप जो है वो लीकर से घिरा हुआ है। और कुश द्वीप जो है वो घी से घिरा हुआ है। और क्रौंच द्वीप जो है ओशन से मिल्क से घिरा हुआ है। शाक द्वीप जो है दही से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप जो है वो स्वीट वाटर से घिरा हुआ है। ये सारे जो है, जैसे जम्बू द्वीप हो गया 1 लाख योजन का है, उसका ओशन जो है वो भी 1 लाख योजन का है। और फिर जो प्लाक्षद्वीप है वो 2 लाख योजन का है, उसका जो ओशन हो गया वो भी 2 लाख योजन का है। इस तरह से ये डबल डबल होते होते जाता है। तो लास्ट को जो है सेवेंथ जो है वो 64 लाख योजन का है। ठीक है, वो इतना बड़ा है। ठीक है, और इसका सारा डिटेल है, यहाँ पे कौन रहता है ये द्वीप में, कैसा कैसा इसका डिजाइन है, वो सारा डिटेल है। पर इतना डिटेल अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। पहले ओवरऑल समझते हैं, आगे फिर उसको डिटेल जरूरत पड़ेगी तो हम डिटेल में भी जाएंगे। ठीक है, ये हो गया द्वीपों का सारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम ये जो जम्बू द्वीप है जिससे हमको मतलब है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बिकॉज जम्बू द्वीप के पास ही भारत खंड है और हम वहां रहते हैं। ठीक है, तो पहले जम्बू द्वीप के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहां पे मैं बनाता हूं जम्बू द्वीप का ड्राइंग।
ठीक है। इसके सेंटर में सुमेरु है, ठीक है। अभी ये जम्बूद्वीप जो है 9 खंड में, 9 खंड मतलब 9 वर्ष भी कहा जाता है, खंड को वर्ष भी कहा जाता है, ओके। जैसे भारत वर्ष हो गया तो इस तरह से 9 वर्ष भी बोला जाता है, 9 खंड भी। ये 9 खंड में डिवाइड है। ये क्यों डिवाइड है? इसमें बहुत सारा माउंटेन्स है, तो इसके वजह से इन्होंने सब वैलीज, अलग अलग वैली में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो कैसा है, यहाँ पे ऐसा आता है, ये 2 बड़े बड़े माउंटेन आते हैं जिससे ये पूरा डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे एक माउंटेन आता है, यहाँ पे एक माउंटेन आता है, नीचे एक माउंटेन आता है, इधर एक माउंटेन आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये ऐसा है 7 8 9, ओके। इस तरह से 9 वर्ष में ये जम्बूद्वीप डिवाइड है। इसके बाहर तो आपको पता है सॉल्ट वाटर है, ठीक है। ये हो गया सुमेरु और ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ये जो 9 वर्ष है इसमें क्या क्या है ये अब हम जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो है इसको कहते हैं कुरु वर्ष, यहां पे कुरु वर्ष, कुरु वर्ष हो गया पहला। दूसरा हो गया हिरण्यमय वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, ठीक है। तीसरा हो गया रम्यक वर्ष, ठीक है। अभी ये हो गया केतुमाल वर्ष, ये हो गया केतुमाल, केतुमाल हो गया ये। और बीच में हो गया इलाव्रत, इलाव्रत। इलाव्रत में कौन राजा थे? राजा प्रियव्रत थे, ठीक है। इसके बाद ये साइड में हो गया भद्रवर्ष, भद्रवर्ष, ठीक है। ये हो गया हरिवर्ष, ये हो गया किम पुरुष वर्ष, किम पुरुष वर्ष, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो बच रहा है ये जगह, ये है भारतवर्ष, ठीक है। ये है भारतवर्ष, ठीक है। ये है भारतवर्ष, पर ये भारतवर्ष वो नहीं है जो हम भारत में रहते हैं, ठीक है। ये पूरा एंटायर जगह भारतवर्ष है। और ये भारतवर्ष जो है ये भी 9 खंड में डिवाइड किया गया है, ये भी भारतवर्ष भी 9 खंड में डिवाइडेड है। और आखिर में जो है ओशन के किनारे वो है वो है हमारा पृथ्वी, वहां पे आता है, ओशन के पास, सॉल्ट वाटर के पास वहां पे आता है, ठीक है। तो ये पूरा जम्बूद्वीप का ये डिजाइन है, ये पूरा पहाड़ों से बना हुआ है। ये पहाड़ों का साइज भी है, जैसे ये अगर पहाड़ हो गया, ये 2000 योजन का है वाइड इसका, और हाइट इसका 10,000 योजन का है, ठीक है। वाई मतलब योजन। इस तरह से ये पूरा बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 योजन 8 माइल से 1 माइल्स 12.8 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 2000 योजन का वाइड है, 10,000 योजन का हाइट है, ठीक है। और ये पूरा लंबा इस तरह से गया हुआ है। और इसका और भी डिटेल, सब डिटेल है कि यहाँ पे कौन रहता है, क्या मिलता है, कैसे लोग रहते हैं, ये सारे है। इलाव्रत वर्ष में पूरा डिटेल है। यहाँ पे और भी पहाड़ है अंदर, और यहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, किसको पूजा करते हैं, कैसा भोग है इनका, ये सारा चीज होता है। ये जम्बूद्वीप भी पूरा का पूरा कर्म भूमि नहीं है, इसमें सिर्फ जो भारतवर्ष है यही कर्म भूमि है, बाकी जो है वो भोग भूमि है। यहाँ पे भोग किए जाते हैं, यहाँ के लाइफ बहुत शानदार रहता है, और बीमारी नहीं होती है, सुंदर रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी वर्णन है भागवत में, यहाँ पे जो स्त्रियाँ रहती है वो 100 वर्ष तक प्रेग्नेंट नहीं होती है,
वो आखिर में जाके प्रेग्नेंट होते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, और उनको बहुत ताकत होती है। वहाँ के जो जेंट्स रहते हैं उनको हाथी के समान बल रहता है, और यहाँ पे वो कंटिन्यू पूजा करते हैं, कर्मकांड को पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म को पालन किया जाता है पूरी तरह से, और पूरा सुख है यहाँ पे। ठीक है, दिव्य लोक जैसा, जैसे स्वर्ग लोक है उसी तरह भूलोक में भी इसको भू स्वर्ग बोला जाता है। ठीक है, केवल भारतवर्ष जो है यहाँ पे कर्म भूमि है, यहाँ पे कर्म करने के बाद ये जगह सब प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये अपना जम्बू द्वीप का डिजाइन है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल अगर हम बाद में और जो इसका पार्ट्स बनाएंगे उसमें इसके डिटेलिंग में जाएंगे किस तरह से क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सुमेरु के बारे में बता देता हूं। ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी कर्म करते हैं, कर्मकांडी जैसे भी कर्म करेंगे उस तरह से यहाँ पे उनको गति मिलती है। और जो अच्छा कर्म करते हैं, कोई योगी हो गया, कोई तपस्वी हो गया, उनको स्वर्गलोक वगैरह में, वहाँ तप लोक वगैरह में वहाँ पे मिलता है। बट ब्रह्मांड को भेद करके कोई नहीं जा सकता, पर ब्रह्मांड को भेद करने के लिए भगवान वासुदेव की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि माया उनकी है। तो इसलिए वहाँ पे भक्ति आती है। परम अनन्य भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा से पूरा उनके धाम यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बनाए हुए हैं ये सारे मटेरियल तीनों गुणों से बनाए हुआ है, पर ये ऐसा ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है जिसमें ये गुणों का प्रवेश नहीं है, प्रकृति का प्रवेश, माया का प्रवेश नहीं है। वहां पे भगवान की योग माया से सारा चीज बनाई गई है, वो सारा दिव्य है। ठीक है, चलिए हम सुमेरु पर्वत के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सुमेरु पर्वत के टॉप से अगर हम बनाएंगे, ये टॉप हो गया और इस तरह से सुमेरु पर्वत है। ठीक है, ये आपका हो गया 84,000 योजन। ठीक है, इसके नीचे और भी है, टोटल मिला के 1 लाख होता है, पर यह भूमंडल का लाइन है यहाँ पे। ठीक है, यह नीचे 16,000 है, 16,000 योजन है, और ये 32,000 योजन है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके ऊपर क्या है आपको जानना है। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे सारे देवताओं का मीटिंग एरिया है। यहाँ पे यहाँ ब्रह्मा जी सत्यलोक में भी रहते हैं, और ब्रह्मा जी का एक जगह यहाँ पे भी है। ठीक है, ब्रह्मा जी का एक जगह यहाँ पे भी है, ब्रह्मा जी का यहाँ है। और यहाँ पे यम का है, ये है यम का, यमराज की ऑफिस है। और यहाँ पे अग्नि का है, यहाँ पे इंद्र का है, और यहाँ पे शिव जी का ऑफिस है। ठीक है, और यहाँ पे कुबेर का नगरी है, और यहाँ पे वायुदेव की नगरी है, और यहाँ पे वरुण का नगरी है, और यहाँ पे निरुक्त का नगरी है। ये जो देवता है यहाँ पे मीटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ करना है, आना है, यहाँ पे आके उनका किया जाता है। और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि गंगा जी का भी अवतरण यहीं से होता है। स्वर्ग से जब गंगा उतरती है तो सीधा सुमेरु पे आता है, और सुमेरु पे आने के बाद यहाँ पे 4 धारा में गंगा जी बहती है नीचे, 4 धारा में गंगा जी नीचे बैठती है। ठीक है, और यहाँ से सीधा यहाँ पे हिमालय पर्वत होती है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी जाता है। और गंगा जी जब यहाँ पे बैठते हैं चारों साइड, और जाके समंदर में मिलते हैं, गंगा सागर में मिलते हैं। यहाँ पे चारों साइड गंगा जी उतर के, कभी हम गंगा जी का अवतरण का चैप्टर लेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि गंगा जी किस तरह से आए
किस तरह से ऊपर से आए, ब्रह्मा जी के कमंडल में आए, फिर ध्रुव लोक में आए, फिर ध्रुव लोक से स्वर्ग को आए, स्वर्ग से फिर सुमेरु के पर्वत के ऊपर आके 4 भाग में डिवाइड होके धरती पर आए। धरती पर आने के बाद फिर अलग अलग प्रांत में जाके वो गंगा सागर में मिक्स हो जाते हैं। ये हम गंगा जी का जब अवतरण लेंगे तभी वो चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल हम सुमेरु तक आ गए। आप इतना बराबर समझ लीजिए और इसको ध्यान से याद रखिए, बहुत काम में आएगा ये, ठीक है। आज के लिए इतना, आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नमस्कार।